नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम 3 बजे की 3 बड़ी खबरें और मैं आपके साथ आशीष पांडे। इस प्रोग्राम में हम बात करते दिन की उन 3 बड़ी खबरों की जिनका आपकी जिंदगी से सीधा कनेक्शन होता है। अक्सर खबरें बहुत होती हैं, लेकिन उनमें से कौन सी आपके लिए सबसे जरूरी है ये समझना आसान नहीं होता, और इसलिए इस प्रोग्राम के जरिए हम आपके लिए चुनकर लाते हैं 3 ऐसी अहम खबरें जिनका असर कहीं ना कहीं आपकी जेब, आपकी सुरक्षा या फिर आपके रोजमर्रा के जीवन पर पड़ता है। हमारा मकसद है कि कम समय में आपको साफ, सरल और काम की जानकारी मिले, जिससे आप हर जरूरी खबर से अपडेट रहें। तीन बजे की 3 खबरों में से सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल के मालदा की, जहां पर एसआईआर अभियान में लगे न्यायिक अधिकारियों का भीड़ ने घेराव किया। उन्हें देर रात बमुश्किल वहां से बचाया गया और इसके बाद से बंगाल में विधानसभा चुनाव के बीच माहौल गर्म है। तो वहीं दूसरी खबर है अंतर्राष्ट्रीय मंच से, यहां पर ईरान संकट को लेकर आज हाई लेवल बैठक होनी जा रही है। तीसरी और आखिरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। मुरादाबाद में एसटीएफ और पुलिस का बड़ा एक्शन सामने आया है। योगी राज में अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। और सबसे पहले बात बड़ी खबर की करेंगे। एसआईआर पर बंगाल में बड़ा बवाल देखने को मिला। वीडियो ऑफिस में न्यायिक अफसरों का घेराव देखने को मिला। 7 न्यायिक अफसरों को भीड़ ने घेर लिया है और आधी रात तक सुप्रीम आदेश जो है वो देखने को मिला है। चीफ जस्टिस जो है वो आधी रात जागते रहे, मुश्किल से सभी को बचाया गया। तस्वीर आप देखिए, भीड़। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच राज्य के मालदा जिले में ये बुधवार रात की तस्वीर है। यहां पर बड़ा बवाल है। वोटर लिस्ट यानी एसआईआर की समीक्षा या के काम में जुटे करीब 7 न्यायिक अधिकारियों को भीड़ ने यहां कई घंटों तक घेरे रखा। मालदा जिले की मतदाता सूची से नाम हटाए जाने को लेकर वहां भीड़ काफी उग्र नजर आ रही थी। सैकड़ों लोगों ने कालीचक बीडीओ ऑफिस के बाहर प्रदर्शन शुरू किया, जो देर रात तक जारी रहा। बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया में मदद के लिए इन न्यायिक अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई। अधिकारियों के अनुसार प्रदर्शनकारी पहले तो न्यायिक अधिकारियों के साथ मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली तो वहां शाम को विरोध बढ़ने लगा और फिर पूरे परिसर का घेराव किया गया। उस वक्त ऑफिस के अंदर 3 महिला अधिकारियों समेत 7 न्यायिक अधिकारी थे। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर की समीक्षा के काम में चुनाव आयोग और ममता सरकार के बीच आरोप प्रत्यारोप के बीच इन न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति का आदेश दिया था और उन्हें इस काम में मदद करने की जिम्मेदारी दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल के मालदा जिले में न्यायिक अधिकारियों का घेराव होने की अप्रत्याशित घटना पर बेहद सख्त नाराजगी जाहिर की है। अदालत ने न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्रीय सुरक्षा बलों को संभालने का आदेश दिया। खबर पर सारा जानकारी के साथ संवाददाता अमरदेव पासवान हमारे साथ जुड़े हैं। अमरदेव, ये घटना बेहद गंभीर कह सकते हैं, क्योंकि जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी उन्हें वहां के लोगों के द्वारा एक तरह से किडनैप वर्ड का मैं यूज कर रहा हूं, किडनैप करने की कोशिश की गई है और उसके बाद से सवाल पूछा जाता प्रशासन से, जिम्मेदारी किसकी? जी बिल्कुल, इस तरीके से ये घटना को जो अंजाम दिया गया है, ये काफ़ी जो है गंभीर घटना है, क्योंकि इस तरीके से वहाँ के इलाके के लोग एसआईआर में नाम बाद हो जाने के बाद में जो प्रदर्शन कर रहे थे, वो प्रदर्शन के दौरान वो अचानक से जो है बीडीओ कार्यालय पहुँचे या बीडीओ कार्यालय में एसआईआर के की जो प्रक्रिया के में जो काम में जो लगे हुए जो अधिकारी हैं, उन अधिकारियों को जो है उन्होंने बंधक बनाया, उनके वाहनों में तोड़-फोड़ की और स्थिति कुछ इस तरीके से वहां पर बन गई कि इस मामले में जो है खुद चुनाव आयोग को जो है हस्तक्षेप करना पड़ा और उनके हस्तक्षेप से ही उनकी जान बच पाई और वो सुरक्षित वहां से जो है निकल पाए। फिलहाल वो स्थिति जो है आज भी बनी हुई है। आज सुबह से जो है नारायणपुर और मानिकचक इलाका जो है वो पूरी तरह से जो है जाम करके जो है शहर के नाम पर जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। नॉर्थ बंगाल की तरफ जो रास्ता जो जाता है, नॉर्थ बंगाल आने जाने का रास्ता है, वो पूरी तरह से जो है वो बाधित है।
और लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मौके पे जो है पुलिस के अलावा जो है केंद्रीय बल जो है वहां पर तैनात हैं और सुरक्षा का जो है पूरी तरीके से जो है सुरक्षा व्यवस्था को कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। अमरदेव, बंगाल में ये बवाल थमने का नाम क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि आ, जिम्मेदारी जो है वो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन की हो जाती है आचार संहिता लगने के बाद। लेकिन ये पूरा जिस तरह से चीजें हरकतें की गई, बंदी बनाने की कोशिश की गई या किडनैप करने की कोशिश की गई या किसी भी तरह से उन्हें घेराव जो है वो करने देखने को मिला है बीडीओ ऑफिस में 7 न्यायिक अधिकारियों का, वो कहीं ना कहीं चुनाव के मद्देनजर एक आग में घी डालने का काम किया गया। जी, बिल्कुल। जिस तरीके से ये जो घटना को जो अंजाम दिया गया, ये कहीं न कहीं जो है चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने का जो है वो प्रयास किया गया है। क्योंकि इसी तरीके से जो है कुछ दिनों पहले ही जो है एनआरसी को लेकर जगह-जगह जो है वो आंदोलन देखने को मिल रहा था। अब अचानक से जब चुनाव जैसे ही नज़दीक आया और चुनाव की घोषणा हो गई, उसके बाद में जो है एसआईआर के नाम पर जो है वो प्रदर्शन शुरू हो गए और जगह-जगह जो है वो प्रदर्शन देखने को मिले। और कल जिस तरीके से जो शाम के समय जो चुनाव के नाम पर जो है एसआईआर के नाम पे जो हिंसात्मक जो घटना जो सामने आई है, ये काफ़ी दुखद घटना है और इस घटना को लेकर जो है कई सवाल खड़े हो रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। क्योंकि आखिर किस तरीके से इन्होंने जो है जो प्रदर्शन के दौरान जो है चुनाव अधिकारियों को जिस तरीके से बंधक बनाया, उनके वाहनों में तोड़-फोड़ की, ये बहुत बड़ा जो है सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर जो सवाल है, इस सवाल का जवाब देने वाला फिलहाल अभी जो है कोई सामने नहीं आ रहा है। लेकिन जो है चुनाव आयोग लगातार जो है वो प्रयास में जुटी हुई है और जो वहाँ पर जो भी सिंथेटिक जो जगहें हैं, वहाँ पर भारी संख्या में जो है केंद्रीय बल और जो है पुलिस बल की जो है तैनाती की जा रही है। लगातार जो है गश्त बढ़ा दिए गए हैं और स्थिति को नियंत्रण करने का प्रयास भी किया जा रहा है। अमरदेव, जिन लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, क्या उनको लेकर किसी तरह का स्टेप उठाया गया है? कोई कार्रवाई या कोई शिकायत या कोई चिन्हित करने का काम किया गया कि ये लोग थे, इतने लोग थे? देखिए, अभी तक किसी भी तरह का कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, लेकिन जो है सुबह से ठीक उसी तरह से प्रदर्शन जो है वो शुरू है। नारायणपुर का मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बदनाम लिया था। नारायणपुर और मानिकचक जो इलाका है, वहाँ भी सड़क जाम करके लगातार जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं जो है उनके ऊपर जो प्रदर्शनकारियों ने जिस तरीके से जो चुनाव अधिकारियों को जो बंधक बनाया, उनके वाहनों में तोड़-फोड़ की गई और उनको जिस तरीके से उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, तो कहीं न कहीं जो है उनका जो है मनोबल बढ़ाने का जो काम किया गया है। अगर कार्रवाई होती सही समय पे, तो आज जो है ये मानिकचक और नारायणपुर जो इलाका है, वहाँ पर एसआईआर के नाम पे जो है प्रदर्शन नहीं देखने को मिलता। लेकिन फिलहाल जो है अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिस कारण जो है लगातार अभी भी एसआईआर के नाम पर जो है प्रदर्शन जारी है। ठीक है अमरदेव, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ेंगे आगे, अब दूसरी बड़ी खबर की जिक्र करेंगे जिसमें ईरान संकट पर हम बात करेंगे। ईरान संकट पर आज सरकार की बेहद अहम बैठक है। ये बड़ी खबर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक होनी है। बैठक में एलपीजी की आपूर्ति पर समीक्षा की जाएगी। सरकार ने पश्चिम एशिया संकट के बीच आज इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी की दूसरी अहम बैठक बुलाई है। यह बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में शाम 5 बजे कर्तव्य पथ पर स्थित कर्तव्य भवन में होगी। बैठक में एलपीजी और उर्वरकों की आपूर्ति की समीक्षा की जाएगी। इससे पहले भी ऐसी बैठक हो चुकी है जिसमें जरूरी सामानों की आपूर्ति और सुविधाओं पर चर्चा हुई है। इस बार भी खास तौर पर एलपीजी की सप्लाई पर ध्यान दिया जाएगा। तो जंग के आसार और ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आने वाले समय में वो हमले जो है अमेरिका जारी रखेगा। स्पीच कच्चे तेल की बात हो या एलपीजी की बात हो, उस पर संकट जो है वो गहरा सकता है। हालांकि सरकार पूरी कोशिश में है और कोई भी पैनिक सिचुएशन देखने को ना मिले, इसको लेकर सरकार पूरी तरह से काम करती हुई नजर आ रही है। ईंधन की कीमतें बढ़ने की आशंका जो है वो जताई जा रही है। कच्चे तेल और एलपीजी की आपूर्ति बाधित होने की आशंका जताई जा रही है। महंगाई और आर्थिक दबाव के लिहाज से तेल की बढ़ती कीमतों में बढ़ोतरी और महंगाई दर भी बढ़ रही है। सप्लाई चेन में रुकावट, कच्चा माल मिलने में देरी हो रही है और इसका असर
शेयर बाजार में भी देखने को मिल रहा है। शेयर बाजार में भी भारी गिरावट देखने को मिल रही है। भारतीय शेयर बाजार पर नकारात्मक असर, निवेशकों को बड़ा नुकसान हो रहा है। भू राजनीतिक चुनौतियों की अगर बात की जाए तो खाड़ी देशों के बीच संतुलन बनाने में मुश्किल है। वेस्ट एशिया नीति के लिए परीक्षा की घड़ी है। तो आज शाम 5 बजे ये बेहद अहम बैठक, सरकार की पैनी नजर है ईरान संकट पर। ये जो अमेरिका, इजरायल और ईरान युद्ध चल रहा है, इसका असर वैश्विक नजरिए से ज्यादा पड़ता हुआ नजर आ रहा है और इसकी वजह से तमाम परेशानियां अलग अलग देशों को उठानी पड़ रही हैं। लेकिन भारत की अगर बात की जाए, भारत के जो जहाज हैं वो लगातार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजर कर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी 400 जहाज जो हैं ओवरऑल सभी देशों के, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में फंसे हुए हैं। करीब करीब 4 से ज्यादा जहाज अब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पार करके भारत आ चुके हैं और कुछ और जहाजों के आने की उम्मीद जताई जा रही है कि वो भी सकुशल सुरक्षित भारत पहुंचेंगे। तो सरकार की पूरी पैनी नजर एलपीजी सप्लाई को लेकर, जिस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही थी, लोगों को लाइनों में लगने की बात सामने आ रही थी, वो अब सिचुएशन बहुत कम हो चुकी है। पैनिक वाली सिचुएशन बहुत कम हो चुकी है क्योंकि सरकार हर संभव मदद और कोशिश यही है कि एनर्जी संकट को दूर किया जाए। खैर पर ज्यादा जानकारी के साथ सुशील तिवारी ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़े हैं। सुशील, जंग का असर भारत पर ना पड़े, इसको लेकर यह बैठक बेहद अहम हो जाती है। बिल्कुल, जो इंटर मिनिस्टीरियल बैठक है ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये इमरजेंसी में बुलाई गई है क्योंकि इसमें जो हार्मूज का रास्ता बंद है तो गैस और जो एलपीजी है और साथ में जो फर्टिलाइजर है, दोनों की थोड़ा दिक्कतें जरूर है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं मैनेजमेंट कर रही है और कहीं जो लोग हैं उनको एलपीजी की दिक्कत ना हो, साथ में जो किसान हैं उनको भी जो फर्टिलाइजर है पूरी आपूर्ति उनको की जाए, कोई उनको परेशानी ना हो, तो उनको राहत देने के लिए सरकार ने बैठक बुलाई है, कैसे मैनेजमेंट किया जाए और कैसे कैसे जो एलपीजी का वितरण है उस पर भी निगाह रखी जाए और साथ में और कोई भी इसमें दिक्कत ना हो। ये सब पूरी बैठक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हो जाती है। दूसरी बैठक है इस तरह की, राजनाथ सिंह इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं और 5 बजे बैठक होगी। इसमें तमाम बिंदुओं पर चर्चा होगी, सब बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे और सब अपने सुझाव देंगे क्योंकि पूरे देश में जो एलपीजी का जो दिक्कतें थोड़ी बहुत आ रही हैं उसको दूर करने के लिए, सुचारू रूप से सप्लाई करने के लिए और जो भी नागरिक है उसे जंग का असर कम से कम पड़े। तो ऐसे में संकट का दौर जरूर है, लेकिन जो राजनाथ सिंह जिस तरह बैठक करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है सरकार का और आम व्यक्तियों के लिए और किसानों के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा था किसानों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जो फर्टिलाइजर है जिस रेट में मिलता है उसी रेट में मिलेगा। जब जंग का असर होता है तो जो अन्य देश है फर्टिलाइजर महंगा कर देते हैं, तो ये महंगाई नहीं होगी, जिस कीमत में मिल रहा है उसी कीमत में मिलेगा। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कदम जी। अब जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि 3 से 4 हफ्ते बाद भीषण हमले जो है वो किए जाएंगे, यानी एक तस्वीर सही है कि ये युद्ध लंबा खिंचेगा। ऐसे में क्या रणनीति इस वक्त देखने को मिल रही है, खासकर भारतीय सरकार की? डोनाल्ड ट्रंप ने आज जो सुबह हम लोगों ने सुना तो उसमें उन्होंने साफ कहा कि जंग अभी लंबी खिंचेगी और कहीं ना कहीं ईरान को ऐसी शिकस्त देंगे पूरा वर्ल्ड याद करेगा और उन्होंने कहा कि जंग अभी चलेगी, जंग जारी रहेगी। तो ऐसे में जो संकट है कहीं ना कहीं एलपीजी है और सबसे बड़ी बात है हॉर्मूज बंद है, हॉर्मूज के रास्ते से एलपीजी और फर्टिलाइजर की बड़ी खेप आती है। तो इस पर एक बड़ी मंत्रणा होगी कि इसमें और देशों से बात की जाए और या फिर ईरान से बात की जाए, क्योंकि हॉर्मूज से सिर्फ पास हो जाए हिंदुस्तान के, क्योंकि अमेरिका ने साफ साफ कह दिया है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हॉर्मूज बंद रहे कोई दिक्कत नहीं है। जिस देश को अगर दिक्कत है तो वो ईरान या उस पर अटैक करे या जो भी अपना हल निकाले, और अगर तेल चाहिए तो तेल हमारे पास है। तो ये सब बातें ऐसी हैं कि इसमें कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को अपना अब रुख चेंज करना पड़ेगा और साथ में जो आज राजनाथ सिंह है, रक्षा मंत्री भी हैं, कहीं ना कहीं उनका पूरा ध्यान है कि जो आम नागरिक हैं उनके हित में काम किया जाए और साथ में जो किसान हैं किसानों के हितों की रक्षा हो सके।
तो इसीलिए आज राजनाथ सिंह इतनी महत्वपूर्ण बैठक करने जा रहे हैं और इस महत्वपूर्ण बैठक में आज तमाम बातें सामने आएंगी और ये लगता है कि जो हिंदुस्तान में जिस तरह का संकट है उसको देखते हुए हो सकता है ईरान के राष्ट्राध्यक्ष से बात की जाए और भी जो अन्य राष्ट्र हैं उनसे बात की जाए। तो ये सब बातें ऐसी हैं जो अभी इस मीटिंग में चर्चा होने वाली है। ये बिल्कुल। और अब तक अगर देखा जाए तो भारत ने वो जीत के तौर पर कह सकते हैं या सिचुएशन को हैंडल करने के तौर पर देख सकते हैं कि कुछ शुरू के एक आध तस्वीरें जरूर देखने को मिली थी जहां पैनिक वाली सिचुएशन की बात सामने आ रही थी, लेकिन उसको कंट्रोल करने में सफलता हासिल की क्योंकि लगातार जहाज जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तो आ ही रहे हैं। सुशील। हाँ बिल्कुल, भारत को एक बड़ी सफलता मिली थी क्योंकि जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था हमने कई स्टेप अपने वहां से निकाले हैं और बाकायदे बातचीत करके निकाले। हमने ईरान से भी बात की, इजराइल से भी बात की और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी बात की। तो हम हर देश से बात कर रहे हैं और जो शुरू में बहुत लंबी लाइन लगी थी, लोगों ने तमाम तरह का रूमर उड़ गया था, अब ये देखा जाए तो कहीं पर लाइन नहीं है, ना तो किसी भी एलपीजी वितरक के यहाँ लाइन है, ना ही इस वक्त किसी पेट्रोलियम पदार्थों में पेट्रोल लेने के लिए लाइन है और ना ही और जो फर्टिलाइजर है किसानों को तो कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है। ना दिक्कत तो शुरू में दिखी ना हो रही है क्योंकि सरकार लगातार जो किसानों को फर्टिलाइजर सप्लाई कर रहा है और लगातार, लेकिन फिर भी भविष्य में सप्लाई चलती रहे क्योंकि खेती में काफी खाद का उपयोग होता है। तो ऐसे में खाद का कोई दिक्कत ना हो, ये भी आज मीटिंग में तय होना है और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री लगातार इसको देख रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ तक कि योगी जी ने भी कहा था कि गैस की कोई दिक्कत नहीं, घर में बैठिए, घर गैस पहुंचेगी, आप लाइन क्यों लगा रहे हैं, आपको गैस न पहुंचे तो बताइए। तो ये पूरा जो माहौल है कहीं ना कहीं ये इतनी संकट और इतनी विपत्ति वाली स्थिति में देश को संभालने में मोदी जी का और उत्तर प्रदेश जी का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुशील तमाम जानकारी देने के लिए। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस के एक्शन की जिसकी वजह से अपराधी थर-थर कांप रहे हैं। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे योगी राज में अपराधियों पर ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। उधम सिंह गैंग का शार्प शूटर एनकाउंटर में ढेर हुआ है। आशु चड्ढा और मोंटी एनकाउंटर में ढेर हुआ है। मोंटी जो है पश्चिमी यूपी का खूंखार अपराधी है। मोंटी पर करीब 36 संगीन मामले दर्ज थे। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने बुधवार को एक बड़ी सफलता हासिल की। टीम ने कुख्यात उधम सिंह गैंग के शार्प शूटर आशु चड्ढा और मोंटी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। मोंटी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक खूंखार अपराधी था जिस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। हाल ही में मुरादाबाद के एक बड़े निर्यातक से करोड़ों रुपए की रंगदारी मांगने और उनकी फैक्ट्री पर फायरिंग करने के बाद वो पुलिस के रडार पर था। सिविल लाइंस थाना इलाके में हुई इस मुठभेड़ के दौरान मोंटी ने बचने के लिए पुलिस टीम पर आधुनिक हथियारों से अंधाधुंध गोलियां भी बरसाई। आत्मरक्षा के लिए की गई जवाबी फायरिंग में मोंटी गंभीर रूप से घायल हो गया जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया है। मोंटी का आपराधिक रिकॉर्ड काफी लंबा रहा। उसके खिलाफ गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर और मुरादाबाद के अलग अलग थानों में हत्या, लूट और गैंगस्टर एक्ट जैसे करीब 36 संगीन मामले दर्ज हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भूल गया कि उत्तर प्रदेश में अब कानून का राज है। उत्तर प्रदेश की पुलिस अपराधियों को बख्शने की मूड में नहीं है। अपराधियों से सीधे मुठभेड़ जो वो देखने को मिल रहा है कुख्यात बदमाशों की अब खैर नहीं है। अपराधी थर-थर कांपते हुए नजर आ रहे हैं। पश्चिमी यूपी की अगर बात की जाए करीब 15,000 से ज्यादा एनकाउंटर जो है वो देखने को मिले जिसमें 250 से ज्यादा कुख्यात अपराधी मारे गए। माफियाओं के जो अवैध संपत्तियां हैं उन पर बुलडोजर एक्शन और कुर्की की कार्रवाई भी देखने को मिली है। एसटीएफ हो या एटीएस हो, दोनों ये एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सैकड़ों शातिर अपराधी ऑपरेशन लंगड़ा के तहत गिरफ्तार भी हुए हैं। कई बड़ी साजिशें इस दौरान नाकाम भी की गई हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अनुज हमारे साथ जुड़े। अनुज का रुख करते हैं। अनुज, मोंटी एक कुख्यात अपराधी था और करीब कई दिनों से इसकी तलाश थी। 36 से ज्यादा बताया जा रहा है कि इसी के आसपास संगीन जो मामले थे वो दर्ज थे। एक बड़ी कामयाबी के तौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस देख रही है इसको।
हाँ बिल्कुल, देखिए कहा है और जीरो टॉलरेंस है और कानून का यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर इम्पोज करना ही सबसे बड़ी बात है। और ये जो मोंटी था, ये सबसे पश्चिमी यूपी का क्या अपराधी है और उसके ऊपर दर्जनों के लूट, हत्या, साथ में रंगदारी के केस पर ज्यादातर देखे गए हैं। और उसको एक व्यापारी से यानी एक्सपोर्ट जो करते हैं संपत्ति से 5 लाख रंगदारी और रंगदारी ना देने पर उसके ऊपर फायरिंग कहकर दहशत बनाने की कोशिश की गई, जिसके बाद से पुलिस को गंभीरता से लेते हुए मुकदमा दर्ज किया। मुरादा पुलिस के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन करते हुए देर रात घेराबंदी करके उसको पकड़ने की कोशिश की, पुलिस पे फायरिंग की, पुलिस ने जवाबी फायरिंग की जिसमें कि वो घायल हुआ, अस्पताल से मृत घोषित कर दिया। पर उसकी पूरी डिटेल देखेंगे, पूरी टाइम हिस्ट्री जो है पूरी अपराध से पटी पड़ी है। यानी ये अपराध दुनिया में, जरायम की दुनिया में एक आतंक के मतलब आतंकी पर्याय बन चुका था, क्योंकि उसके ऊपर तमाम ऐसे केसेस थे जो कि बड़े संगीन केस थे। और ये लगातार पुलिस उसके ऊपर 50,000 का इनाम घोषित किया था, जिसको लेकर सर्च ऑपरेशन चल रहा था। मुखबिर टीम लगाई गई थी, पुलिस भी लोकल लोगों से संपर्क कर रही थी। पर जब ये रंगदारी देने के लिए, यानी जब जो पीड़ित था, यानी जो एक्सपोर्ट का काम करता है, उसने कहा कि ठीक है हम रंगदारी दे रहे हैं, आप मुरादाबाद आइए। उसके बाद जब मुरादाबाद पहुंचता है रंगदारी रिसीव करने के लिए, तभी उसे पुलिस के साथ उसकी मतलब मुठभेड़ होती है, जहां पे वो घायल होता है। उसके पास से एक तमंचा मिलता है, पिस्टल मिलती है, रिवॉल्वर मिलते हैं और कुछ जिंदा कारतूस मिलती है और उसके और भी जो कागज वो बरामद करती है। पुलिस पूरी इन्वेस्टिगेट करती है कि आखिर ये इसका जो अपराध करने का तरीका क्या था, यानी मॉडस ऑफ ऑपरेंडी इसकी क्या थी, अपराध कैसे करता था, किस तरह से लोगों को अपने उसमें दहशत में लाता था। तो पूरी एक हिस्ट्री इसकी खंगाली गई है। और पहले से ही उद्यम गैंग शार्प शूटर माना जाता है और उससे पहले भी इसे कई घटनाएं की है। तब से ये वांछित अपराध कर रहा था। लोकल पुलिस से सभी को खौफ, डर और दहशत है, इसीलिए ये वो डर के साए में अपने लोकेशन बदलता रहता था, अपने जुर्म कभी बड़ा हो, कभी ना कभी जो हाथ है तो गले तक पहुंचता ही है। और यही कारण है कि स्ट्रिक्टली लेते हुए पुलिस ने और ज्वाइंट ऑपरेशन करते हुए इसको पकड़ने की कोशिश की। पुलिस पर जब फायरिंग की तो जाके पुलिस ने जवाबी आत्मरक्षा में फायरिंग की, जिसके जाकर उसे गोली लगी। ठीक है अनुज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो पश्चिमी यूपी में अपराधी थरथर कांप रहे हैं। 15,000 से ज्यादा एनकाउंटर अब तक हो चुके हैं। खौफ का अंत जो है वो धीरे धीरे होता हुआ नजर आ रहा है। योगी राज में अपराधी माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं, भागते हुए, अपनी जान बचाकर भागते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अपराधी और अपराध दोनों कम करने का एम लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस नजर आ रही है। उसके एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर आप ये देख सकते हैं, जहां मोंटी नाम का एक कुख्यात बदमाश जिसके ऊपर 36 संगीन मामले दर्ज थे, वो एनकाउंटर में ढेर हुआ है। और ऐसे लिस्ट बहुत लंबी है, खासकर पश्चिम यूपी की बात की जाए। पश्चिमी यूपी में करीब करीब 15,000 से ज्यादा एनकाउंटर किए गए हैं और इनमें 250 से ज्यादा कुख्यात अपराधी मारे गए हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।